हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो पिछले कई सालों से कुछ सालों से स्पेशली बहुत चल रहा है कि म्यूचुअल फंड सही हैं। और मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स काफ़ी सही हैं। बट आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो शायद आपने सुने नहीं होंगे या इस तरीके से सोचा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं हर महीने, या फिर बहुत ज़्यादा लमसम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ ये एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको अवेयर होने चाहिए कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड चलते हैं और क्या ये पॉइंट्स हैं। और साथ ही अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देखेंगे तो लास्ट में म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा जिसे जान के हो सकता है कि आपको कुछ नई बात एकदम से पता चले जो आज तक आपको पता नहीं होगी या आपने इस तरीके से सोची नहीं होगी। तो सबसे पहले कुछ स्टैट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो हो सकता है कि आपने सुने भी हों, बट कुछ नया आपको पता चलेगा। जानते हैं टोटल नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज कितनी है इंडिया में? स्पेशली अगर आप एनएससी देखेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है जहां पर, उसमें अराउंड 2500 से लेके 2700 लिस्टेड कंपनीज है। मतलब 2500 से 2700 2800 तक लिस्टेड कंपनीज है। और अगर आप टोटल म्यूचुअल फंड स्कीम्स जितनी मार्केट में हैं, इंक्लूडिंग सारे एयूएम, सारे जो कंपनीज हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड की कंपनीज हैं, उनके सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को अगर आप जोड़ लें तो अराउंड 3500 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। मतलब जितने एनएससी में लिस्टेड स्टॉक्स हैं उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि बीएससी में भी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं। तो आप बीएससी लिस्टेड कंपनीज भी जोड़ लें तो आपको 5000 से या 5500 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज नहीं मिलेंगी। और वैसे भी जो कंपनीज सिर्फ बीएससी पे लिस्टेड है और एनएससी पे लिस्टेड नहीं है, वो वैसे भी बहुत छोटी और थोड़ी अलग टाइप की कंपनीज होती हैं जिसमें नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स भी ज्यादा पैसे नहीं लगाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स भी बहुत ज्यादा उसमें लगाते नहीं, उससे दूर ही रहते हैं। तो आई मीन टू से कि जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं एनएससी में, उससे ज्यादा तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स आ चुकी हैं आज के टाइम पे। और इतनी अलग अलग टाइप की म्यूचुअल फंड स्कीम आ चुकी हैं, जैसे कि कोई बोलेगा वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग। बेसिकली जो म्यूचुअल फंड्स आए थे, इनका ओवरऑल पर्पस यही था कि इन्वेस्टिंग को सिंपल बनाए और एज अ रिटेल इन्वेस्टर उसको बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, वो कोई म्यूचुअल फंड लेके उसमें इन्वेस्ट कर सके। बट इतना पैसा आज के टाइम में म्यूचुअल फंड में आ रहा है और इतने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि इतनी कंपनीज आ चुकी हैं और उन्होंने इतनी अलग अलग टाइप की स्कीम्स लॉन्च कर दी हैं या इतने अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिए हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी बहुत कंफ्यूजिंग हो चुका है। और अगर आप ये जो टोटल लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें भी अगर आप कुछ बेसिक स्क्रीनर में अपने बेसिक कुछ फिल्टर्स लगाएंगे, जैसे कि मिनिमम प्रॉफिटेबल होनी चाहिए कंपनी, उसका आरओई कुछ एक मिनिमम लेवल से ऊपर हो, बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा डेप्थ ना हो, कंपनी बंद होने की हालत में ना हो, और एक उसका जो मार्केट कैप है मिनिमम 1000 2000 करोड़ से ऊपर का तो हो, एकदम ही माइक्रो कैप या एकदम ही छोटी सी कंपनी ना हो। ऐसे कुछ आप 2 4 5 बेसिक फिल्टर्स भी लगाएंगे तो मुश्किल से 700 800 कंपनीज निकल के आएंगी। तो ये जितने भी म्यूचुअल फंड की हजारों स्कीम है, ये सारी की सारी इन 600 700 कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर रही हैं। क्योंकि देखिए ये बेसिक फिल्टर म्यूचुअल फंड कंपनीज भी लगाती हैं कि भाई ऐसी कंपनीज में ना इन्वेस्ट करें जहाँ एग्जिट ही मिलना मुश्किल हो जाए कल को, या उसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क हो, माइक्रो कैप से भी नीचे की कंपनी। तो ले देखिए 600 700 अच्छी कंपनीज ही बचती हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट यूनिवर्स में। और ये जितनी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं ये सारी की सारी इन्हीं कंपनीज में लगा रही हैं। भले आप इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ, मोमेंटम, अलग अलग नाम दे देते हैं इनको, और अल्टीमेटली है वही कंपनीज। और इन 600 700 में से भी आप देखेंगे टॉप की 50 100 कंपनीज है ना, वो हर म्यूचुअल फंड स्कीम में होगी। अगर आप कोई स्मॉल कैप मिड कैप भी पकड़ लेंगे तो आपको रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ऐसी 2 4 5 कंपनीज हर म्यूचुअल फंड स्कीम में मिल जाएगी। तो पॉइंट मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स आए तो थे वो इन्वेस्टिंग को सिंपल करने के लिए, बट आज के टाइम में इतने सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स आ चुकी हैं और इतने अलग अलग टाइप की आ चुकी हैं, इसने इन्वेस्टर्स को और कंफ्यूज कर दिया। और अल्टीमेटली अगर आप डिटेल में जाके देखेंगे तो वही कुछ कंपनीज हैं जिसमें सारे के सारे म्यूचुअल फंड लगा रहे हैं। तो कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लगाएं इस तरीके की, जिससे आप कुछ अलग टाइप का रिटर्न पालें। और इस वजह से क्या है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स भी आ गए हैं जो अलग अलग स्कीम्स बताते हैं। देखिए अल्टीमेटली अगर आप 4 5 म्यूचुअल फंड ले लेंगे मेनली, जो कि हो सकता है एक लार्ज कैप हो और एक मिड कैप हो, एक फ्लेक्सी कैप हो, एक स्मॉल कैप हो, उस टाइप के कुछ आप 3 4 5 कैटेगरीज के ले लेंगे तो दैट इज मोर देन एनफ फॉर इन्वेस्टिंग। और कौन सी स्कीम का बहुत ज्यादा रिटर्न, मतलब कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस ज्यादा रिटर्न दे दे, कौन सा कम दे दे, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। और अगर आप उसमें बहुत एनालिसिस करेंगे तो इससे बेटर ही तो यही है कि आप कंपनीज में एनालिसिस कर लें और डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग कर लें। उससे बेटर
तो उससे बेटर, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बेटर ही है कि आप म्यूचुअल फंड की नॉर्मल स्कीम्स लें। और उसमें भी आई थिंक इंडेक्स इन्वेस्टिंग सबसे सिंपल है, और सबसे जो कंसिस्टेंट रिटर्न्स भी हैं उसी में ही आते हैं। और म्यूचुअल फंड में एक और भी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, थीमेटिक फंड्स। जैसे कि कोई थीम बेस्ड फंड्स आते हैं, जैसे कि डिफेंस, रेलवे या पीएसयूज, आजकल इस टाइप के बहुत आए हैं पिछले कुछ 1-2 सालों में। ये आप मान लीजिए कि थीमेटिक फंड अगर किसी थीम का आ रहा है म्यूचुअल फंड को, और उस थीम्स के बहुत सारे फंड्स आने शुरू हो गए हैं, तो मोरलेस वो जो स्टोरी थी, वो जो ट्रेंड था उस थीम के पैसे बनाने का, वो समझ लीजिए आप खत्म होने वाला है। वो उसका सारी स्टोरी प्ले आउट हो चुकी है। तब जाके लास्ट में म्यूचुअल फंड कंपनीज आती हैं उसमें पैसा लगाने के लिए। क्योंकि जब वो सेक्टर ग्रो कर रहा होता है, एकदम से इंक्रीज हो रहा होता है, तब कंपनीज का उतना ध्यान नहीं आता म्यूचुअल फंड कंपनीज की तरफ, या फिर वो अंडर वैल्यूड होता है, या बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज थीमेटिक फंड्स तब जाके निकालती हैं जब वो थीम एक्चुअली में पूरी प्ले आउट हो चुकी होती है। जिन लोगों ने पैसे बनाने होते हैं वो बना लिए होते हैं, और लोगों को जब एग्जिट करना होता है उस टाइम पे एक्चुअली थीमेटिक फंड्स लॉन्च होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप म्यूचुअल फंड्स में लगाएं, बेस्ट यही है कि आप नॉर्मल जो इंडेक्स फंड्स हैं, या फिर जो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इस टाइप के नॉर्मल फंड्स ऐसी में लगाएं। कोई थीम्स वीम्स के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि कौन सी थीम कब चलने वाली है ये आपको ज़्यादा पता नहीं है। और अगर आपको पता है तो बेटर है आप उसके डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाएं, क्योंकि जब थीमेटिक फंड्स लॉन्च होते हैं तो जनरली वो स्टोरी ऑलमोस्ट पूरी प्ले आउट हो चुकी है। ये आप चेक कर सकते हैं जो भी रिसेंट थीम्स के फंड, थीमेटिक फंड्स जो लॉन्च हुए हैं। और जो ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, इस टाइप के भी म्यूचुअल फंड्स में लगाने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये शुरू होते हैं फंड्स कुछ, हो सकता है कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग बोल के, बट कब वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लेंगे, धीरे धीरे कंपनीज चेंज कर लेंगे, आप उतना उनको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में लगा ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि आप कंसिस्टेंटली इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं कर सकते हैं। और देखिए, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो के बारे में तो होपफुली आप सबको पता होगा। और एक्सपेंस रेशियो एक ऐसा खर्चा है जो हर साल म्यूचुअल फंड एडवाइजर आपसे लेता है। और भले ही म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करे, नहीं अच्छा परफॉर्म करे, आपके रिटर्न्स नेगेटिव में हो, बिल्कुल नए रिटर्न्स आए हो, तब भी एक्सपेंस रेशियो एक ऐसा खर्चा है जो म्यूचुअल फंड हर साल आपसे लेगा, जो कि 0.3, 0.4, 0.5% से लेकर 2-2.5-3% तक भी हो सकता है। और आई होप रेगुलर फंड और ग्रोथ, जो डायरेक्ट फंड के बारे में आपको पता होगा। अब डायरेक्ट फंड्स आ चुके हैं जिसमें कि एक्सपेंस रेशियो कम होता है। रेगुलर फंड पहले बहुत ज़्यादा चलते थे जिसमें कि म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो लेता था। बट अब सेबी की तरफ से डायरेक्टिव्स आने के बाद हर जगह डायरेक्ट फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं जिसमें एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। बट फिर भी ध्यान रखिए, एक्सपेंस रेशियो एक ऐसा खर्चा है जो कंटिन्यूसली आपसे लिया जा रहा है, भले ही आप म्यूचुअल फंड परफॉर्म करें कि ना करें। क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं उनको सैलरी देनी है मोटी मोटी, और जितने भी उनके एम्प्लॉयज हैं उन सबकी सैलरी आपके ही पैसों से आ रही है। तो एक्सपेंस रेशियो का ख्याल हमेशा दिमाग में रखिए। और दूसरा क्या है, जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है, स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में वो अच्छा परफॉर्म करता है, स्पेशली जब उसका एयूएम लेस रहता है। क्योंकि देखिए, जब पूरे म्यूचुअल फंड के पास पैसा कम है, उसका लेस एयूएम है, तो वो ज़्यादा अच्छे से कंपनीज खरीद बेच सकता है। क्योंकि उसके पास फंड्स कम है, तो कोई वो छोटी कंपनीज, ग्रोइंग कंपनीज को भी खरीद सकता है। और अगर कोई कंपनी में एकदम से कुछ स्टोरी चेंज हो जाए, ग्रोथ कम हो जाए, तो उसको बेच के फिर एक नई कंपनी में भी पैसे लगा सकता है। बट जैसे जैसे एयूएम बढ़ता जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है म्यूचुअल फंड के लिए किसी कंपनी से एग्जिट करके किसी नई कंपनी में जाना। क्योंकि जब उनका एयूएम ही हजारों करोड़ में इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो एक कंपनी में भी वो अच्छे खासे हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में पैसा लगा रहे होंगे। और एक मिड कैप या स्मॉल कैप टाइप की कंपनी में से इतने पैसे बेचने या खरीदना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बेचने में ही वो स्टॉक बहुत नीचे चले जाता है। तो जो एक टर्न ओवर रेशियो होता है, जैसे जैसे एयूएम बढ़ता जाता है वैसे ही म्यूचुअल फंड का टर्न ओवर रेशियो कम होता जाता है। इसलिए कुछ रिसेंटली पास्ट में क्वांट के म्यूचुअल फंड और ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड आए थे जो स्टार्टिंग के कुछ साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करे हैं। उस वक्त मार्केट भी अच्छा चल रहा था, बट क्योंकि उनका साइज भी छोटा था तो वो ज़्यादा जल्दी से टर्न अराउंड कर सकते थे कंपनीज को, जो एक कंपनी को बेच के दूसरी को ले लिया, इसमें पैसे बनाए। बट जैसे जैसे कि साइज बड़ा होता जाता है ना, तो वैसे वैसे उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और उसमें फिर म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है उसकी इंपॉर्टेंस भी कम होती जाती है। क्योंकि जब उसका आपका एयूएम एक लेवल से ऊपर हो गया तो आप कोई बहुत छोटी कंपनी में जा नहीं सकते। भले ही आपको दिख रहा है वो अच्छी कंपनी है, बट फिर भी आप उसमें पैसे नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कंपनी का साइज ही उतना नहीं है कि आप उसको खरीद पाए आसानी से इतने बड़े लेवल पे, और फिर कभी बेच भी जाए अगर प्रॉब्लम हो। तो आप ध्यान रखिए, नई स्कीम्स सुनने में शुरू में अट्रैक्टिव लग सकती हैं, बट जैसे जैसे उनका ईयू बढ़ता जाता है उनका रिटर्न्स कम होता जाएगा, और या फिर रिटर्न कम हो जाएगा या फिर टर्नओवर कम हो जाएगा, डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा।
और लास्ट में जो म्यूचुअल फंड कंपनीज के बिजनेस मॉडल के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये आप ध्यान से समझिए, मैं आपको एग्जांपल के साथ इसको समझाता हूँ। सो मान लीजिए आप एसआईपी कर रहे हैं कई सालों से कुछ म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड में आपके 10, 15, 20, 25 लाख रुपए, मान लीजिए 20, 25 लाख रुपए हो चुके हैं उनको ही एक दो म्यूचुअल फंड में, और आप उस 20, 25 हज़ार रुपए की अभी भी मंथली एसआईपी कर रहे हैं। अब अगर वो म्यूचुअल फंड कोई मान लीजिए लार्ज कैप है या मिड कैप है, उसको हमेशा बेंचमार्क किया जाता है उस इंडेक्स से, लार्ज कैप निफ्टी इंडेक्स है या मिड कैप इंडेक्स है। और अगर वो म्यूचुअल फंड उस बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास ही परफॉर्म करता रहेगा, तो आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखेंगे, आप सोचेंगे ठीक है बेंचमार्क के आसपास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो म्यूचुअल फंड बेंचमार्क को थोड़ा बीट कर दे ज्यादा से, अगर बेंचमार्क में पिछले 1-2 साल में 10-12% रिटर्न, म्यूचुअल फंड मान लीजिए कुछ नए इन्वेस्टिंग करके थोड़ा रिस्क लेके अच्छी कंपनी इन्वेस्ट करके 15-16% रिटर्न दिला दे, तो आप जो अपनी एसआईपीज कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखेंगे। हो सकता है थोड़ा सा बढ़ा दें, 20,000 की जगह 25,000 कर दें या 30,000 कर दें, या एक म्यूचुअल फंड में आप लगा रहे थे वहां से थोड़ी एसआईपी यहाँ पे ट्रांसफर कर दें, बट आप एक लेवल तक ही उसमें पैसा लगा पाएंगे, क्योंकि आप हैं ही एसआईपी इन्वेस्टर, अधिकतर इंडिया में एसआईपी इन्वेस्टर ही हैं। बट इसी का अगर उल्टा हो जाए, मान लीजिए कि वो बेंचमार्क जो इंडेक्स है वो 10-12% या 13-14 से रिटर्न कर रहा है, और म्यूचुअल फंड उसको बीट करने की कोशिश करते हुए रिस्क ले, बट एक्चुअली में उस रिस्क लेने के चक्कर में वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे जहाँ रिटर्न कम हो जाए, और उसका जो रिटर्न है 1 साल के लिए 2 साल के लिए इंडेक्स से कम आ जाए काफी, 12% की जगह मान लीजिए इंडेक्स दे रहे हो, म्यूचुअल फंड ने 2 साल में 7-8% का रिटर्न दिया है, तो फिर आपको लगेगा यार ये म्यूचुअल फंड तो बेकार हो गया, इंडेक्स को बीट नहीं कर रहा। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अपना जो 25 लाख का पूरा कॉर्पस उस म्यूचुअल फंड में बना है वो पूरा का पूरा बेच दें, और फिर एक दूसरा म्यूचुअल फंड जो आपको लग रहा है अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें अपना पैसा लगा दें। तो यहाँ पर मतलब मैं आपको ये समझाना सकता हूँ कि म्यूचुअल फंड को अच्छा करने का जो रिवॉर्ड है, वो एक्चुअली अगर इंडेक्स को बीट करके वो उसको आउट परफॉर्म करता है काफी ज्यादा परसेंटेज से थोड़े, तो उसका जो उसका रिवॉर्ड है वो बहुत छोटा है, क्योंकि जो एसआईपी इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा थोड़ा करके ही और पैसा बढ़ा सकते हैं। बट अगर वो उसको बैडली परफॉर्म करेगा, तो उसको जो लॉस है, ये जो उसको पनिशमेंट है उस बैड परफॉर्मेंस का, वो बहुत ज्यादा है। हो सकता है इन्वेस्टर अपना पूरा पैसा पिछले 5 साल का उसमें से निकाल दे और नए म्यूचुअल फंड में लगा दे। तो अल्टीमेटली अधिकतर म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के ना आसपास ही परफॉर्म करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेते नहीं है, क्योंकि उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही बिजनेस मॉडल का ऐसा है कि रिस्क लेने पे रिवॉर्ड तो बहुत कम है, और अगर रिस्क लेके गलती हो गई तो पनिशमेंट बहुत बड़ा है, क्योंकि रिवॉर्ड सिर्फ हो सकता है 2-3 महीने की एक्स्ट्रा एसआईपी, या जो एसआईपी से हर महीने का फंड आ रहा है वो हो सकता है डबल भी अगर हो जाए एसआईपी इनफ्लो, बट जो उसका ऑलरेडी वो एयूएम बन चुका है, मान लीजिए 10,000 करोड़ का एयूएम है किसी का, और हर महीने उसमें 200 करोड़ आते हैं, तो अगर उसने बीट कर दिया इंडेक्स को, तो उसको 200 करोड़ की जगह 400 करोड़ कुछ महीने आने लग जाए। बट वो 10,000 करोड़ के रिस्पेक्ट में 200-400 करोड़ कंपेरेटिवली छोटी फिगर है। बट अगर उस म्यूचुअल फंड ने अंडर परफॉर्म कर दिया, तो वो 10,000 करोड़ का जो एयूएम है वो हो सकता है घट के उसका 6,000 करोड़ हो जाए, क्योंकि वो पूरा का पूरा आप कई सारे लोग उसमें से अपना पूरा फंड बेच के कहीं और ट्रांसफर हो जाए। और सोचिए जो फंड मैनेजर को जो हर साल पैसा मिलता है और जो परफॉर्मेंस का मिलता है, एक्सपेंस रेशियो जो मिलता है, वो जो 10,000 करोड़ है उसकी परसेंटेज का एक्सपेंस रेशियो है। जो एक्स्ट्रा मनी आ रहा है उससे भी उसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% ही है। जो मेन उसका जो इनकम है, ये जो म्यूचुअल फंड हाउस की जो इनकम है, वो उसके पास कितना एयूएम वो मैनेज कर रहा है उसी के हिसाब से। तो उस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में उसके पास आउट परफॉर्म करने का जो रिवॉर्ड है वो बहुत कम है, जबकि उस आउट परफॉर्म करने में अगर गलती से उसने अंडर परफॉर्म कर दिया, तो जो उसको रिस्क है वो बहुत ही ज्यादा है। तो इसी बिजनेस मॉडल में म्यूचुअल फंड चलता है, अधिकतर म्यूचुअल फंड इंडेक्स के आसपास ही अपने रिटर्न रखते हैं। इसीलिए मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो मोस्टली इंडेक्स फंड्स में लगाना ही बेटर है, और इंडेक्स फंड में आप ईटीएफ भी देख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स जितने भी हैं अपने इंडेक्स के आसपास ही रहते हैं, और शुरुआत में कुछ साल तक कुछ फंड्स जब छोटे होते हैं तो आउट परफॉर्म कर लेते हैं इंडेक्स को काफी ज्यादा, बट लॉन्ग टर्म में वो भी घूम फिर के इंडेक्स के आसपास ही रिटर्न बना देते हैं। और पास्ट में जो मेरे आप वीडियोस देखेंगे उसमें मैंने ये तो बताया ही है कि नॉर्मल इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न आपको दे सकते हैं, ये अल्टीमेटली इंडिया की जीडीपी ग्रोथ और उन सब पे डिपेंड करेगा। जो जैसे जैसे साइज बड़ा होता रहेगा इकोनॉमी का, ग्रोथ अपने आप कम होती रहेगी। तो यही आज का वीडियो था, आपको म्यूचुअल फंड के कुछ पॉइंट्स बनाने के लिए, और लास्ट में जो उनका बिजनेस मॉडल में क्या एक बेसिक फ्लॉ है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं कर सकते इंडेक्सेस को, और अगर आपको बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करना है तो अल्टीमेटली आपको खुद से अपना दिमाग लगा के इन्वेस्टिंग करनी होगी। और अगर आप
नहीं इतना दिमाग लगा सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है और बढ़िया है। देखिए कहीं भी मैं ये नहीं कह रहा इस वीडियो में कि म्यूचुअल फंड अच्छे नहीं है, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स, क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिनके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड ही है और उसको उसमें कंटिन्यू रखना चाहिए। बट जो मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं म्यूचुअल फंड के, ये आपको पता रहने चाहिए, आपको अवेयर रहने चाहिए। अगर आपको पता रहेंगे तो एटलीस्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस उसी हिसाब से रहेंगी, आपका आउटलुक उसी हिसाब से रहेगा और आप कुछ अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेक्टेशंस अपने इन्वेस्टमेंट से नहीं रखेंगे। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। इस टाइप के और वीडियोस मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे, उनको भी जाके देखिए। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी, माई डिटेल्स आर गिविंग इन द details of the video. Thank you very much. That's all for today.